नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन की खबर सुनाते हैं, क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बहुत सारी बातों के और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा है, उस बात का भी जवाब दिया है जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर्स को कहा गया कि वो लापता जेंटलमैन हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन सवालों का जवाब दिया उसमें ये भी कहा कि हम हमेशा यहीं थे, नदारद नहीं थे। साथ ही कहा कि इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जयराम रमेश ने कल आरोप लगाया था कि शनिवार को अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया था। वोटर टर्नआउट को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वोटर टर्नआउट का आंकड़ा जैसा आपको मिला वैसा ही हमें भी मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कल होने वाली मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जैसा कि हमेशा होता है। उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तमाम सवालों के जो उन्होंने जवाब दिए हैं आपको सुनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है इस पर। हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऑन सोशल मीडिया नाउ यू विल सी वेरियस मीम्स विद द टैगलाइंस दैट परहैप्स लापता जेंटलमैन आर बैक। सो we were never out, we were always here. First major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. और आप सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास, जो हमें इस बात की जानकारी देंगे विस्तार में कि किस तरह से जो सवाल उठाए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, उसके जवाब अब सामने आए हैं। बिल्कुल, तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक एक करके तमाम जो आरोप लगते आए हैं पिछले 3 महीने में, चाहे ईवीएम के ऊपर हो, चाहे चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर हो, चाहे मतदान के आंकड़ों को लेकर हो, सबका जवाब दिया है। उन्होंने 5 एम का जिक्र किया, जिसमें मनी पावर, मसल पावर तो थी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से मिसचीवियस नैरेटिव चलाया गया, यानी शरारतपूर्ण ढंग से चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। ईवीएम की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, लेकिन ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले भी कह चुके हैं कि परिणाम ही प्रमाण है, क्योंकि जहां जहां विपक्ष के शासन है वहां पर भी ईवीएम से ही मतदान कराया गया था। ईवीएम को लेकर जो चिंता थी, जो आशंकाएं थी, जो आपत्तियां थी, उनका भी जवाब दिया गया और इसीलिए अभेद्य ईवीएम की बात कही जा रही है। आपको ये जो दिखा रहे हैं हम तस्वीर, ये ईवीएम बीच में इसलिए रखी क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर अभेद्य इसलिए है क्योंकि 3 सर्कल में यहाँ पर सुरक्षा होती है। सबसे अंदर सीसीटीवी होता है जिसका 24/7 फीड जाता है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग होती है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल जो होते हैं वो स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं। ये स्ट्रांग रूम पोलिंग जब खत्म होती है उसके बाद लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है ईवीएम रखने के बाद, और सबसे आखिर जो बाहर का होता है उसमें जिला पुलिस को भी सुरक्षा दी जाती है। और जो अन्य आपत्तियां की गई थी उसका भी जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज दिया है। जिस बात का जिक्र हुआ है कि जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को फ़ोन किया, इस पर जयराम रमेश से कहा गया है कि शाम 7 बजे तक वो प्रमाण दें कि उन्होंने आखिर कहाँ से उन्हें जानकारी मिली है। वो समय मांग रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं, आपको आज शाम 7 बजे तक इसका जवाब
देना है। दूसरी बात ये कही गई है इसमें कि जो बातें आई थी कि फॉर्म 17C को लेकर आपत्ति की गई थी कि जो वोटर टर्नआउट का आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं दिया गया चुनाव आयोग की ओर से, तो उसको भी बीच में आप जानते हैं कि आंकड़ा जारी किया गया। और आज भी कहा गया कि 17C जो है वो सभी पोलिंग सेंटर्स पर रखा गया था, सभी को जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ जो फर्जी खबरें हैं उनसे बचने के लिए पूरा इंतजाम इस 3 महीने के चुनाव के दौरान किया गया, ये बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से आज कही गई है। और इसी के साथ जो अन्य आपत्तियां थी उनको भी उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। हमें तो यह कहा गया था कि विदेश से चुनाव को प्रभावित करने की बात होगी, लेकिन एक तरह से उन्होंने कहा कि भीतर से ही इस तरह की आपत्तियां उठाकर इसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जो मिस्चीवियस नैरेटिव की बात उन्होंने कही है कि 2019 में भी पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले और 2024 में भी पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो आई है, और क्यों आई है इसके पीछे भी उन्होंने इशारा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और जो विपक्ष के कुछ लोग हैं उनके ऊपर मंशा पर भी एक तरह से सवाल उठाया है। पहले पोस्टल बैलेट की बात भी आप जानते की गई कि पोस्टल बैलेट की गिनती इस बार ईवीएम की गिनती के बाद होगी। इसको भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, और कल भी पोस्टल बैलेट की गिनती से ही अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में गिनती शुरू हुई थी, और उसके बाद आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हुई थी। कल भी यानी 4 जून को भी वैसा ही होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोशिश की है कि तमाम सवालों के जवाब दे दें, और इससे अब उम्मीद है कि तमाम सवाल जो उठ रहे थे उनके जवाब विपक्ष को या जो आपत्ति कर रहे थे उन्हें मिल गए होंगे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बातें कही हैं उस पर हम अब जानकारों के, विश्लेषकों की भी टिप्पणी सुनना चाहते हैं कि क्या सब लोग इससे संतुष्ट हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अमिताभ तिवारी और मनीषा प्रियम, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक। नरेश जी, आपसे शुरुआत करूं। जो जवाब आज दिए हैं, सफाई दी है इलेक्शन कमिश्नर ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसके बाद जो तमाम सवाल उठ रहे थे चुनावी प्रक्रिया पर, उससे आपको लग रहा है कि संतुष्ट हो गए होंगे विपक्ष या जो लोग इस सवाल उठा रहे हैं, और आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, क्योंकि सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन अभी तक ईवीएम को लेकर तो सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस ही आई है, कोई सबूत विपक्ष ने या किसी भी क्रिटिक ने अभी तक पेश नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि हमें चुनाव आयोग को साधुवाद देना चाहिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में, यानी 97 करोड़ मतदाता थे। आप देखिए जो यूरोपियन यूनियन जिसके 27 सदस्य हैं वहां 75 करोड़ हैं, उससे भी ज्यादा मतदाता भारत में, उसकी जनसंख्या से ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ और चीजें उनको करनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने दावा किया कि जो फेक न्यूज को उन्होंने सोशल मीडिया पर बचाने के लिए का इंतजाम किए, मुझे नहीं लगता वो पर्याप्त थे, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज, बहुत सारे फेक मीम्स चलते रहे। और आप ये देखिए दोनों तरफ से ये हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा जो जिस पर टारगेट हुआ वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो जो 2 बड़े नेता इस चुनाव में थे दोनों तरफ से, उन पर प्रहार होते रहे और उनकी तरफ झूठे प्रचार होते रहे। तो मैं नहीं समझता कि ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन काफी हद तक चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो सराहनीय है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव कराया और इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स, रिकॉर्ड नंबर, मनीषा प्रियम जी, रिकॉर्ड नंबर में मतदाताओं ने वोट किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो इस पर जो तमाम सवाल उठ रहे थे, आपको लग रहा है कि इसमें कोई वाजिब सवाल थे जिनके जवाब नहीं आए? मैं इसको दूसरे तरह से देखती हूँ। कई सवालों का जो निवारण है वो चुनाव शुरू होने से पहले ही और सही हुआ कि वो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिटेल में दोनों पक्षों की बात सुनी, कंप्लेंट्स जो थे उनको भी सुना, उनको कहा कि आपके पास एविडेंस क्या है वो ले आइए। तो एक तरफ से स्टॉक टेकिंग, पूरी जो जितना गुबार था दिल में वो सब कुछ निकाला लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मौका दिया। उसके बाद एक कंसिडर्ड सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुन के, और उसके बाद तब ये फैसला दिया कि हाँ ठीक है, आप इस प्रक्रिया में इतना सा और इजाफा कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए कि आप टेस्टिंग जो है रैंडमाइज्ड वो इतना और कर लीजिए, तो उससे चुनाव की प्रक्रिया और रोबस्ट होती है। तो इनमें से किसी बात
के लिए हम नाराज़ नहीं हैं, और सवाल अगर पूछे गए तो उनका निवारण भी एक हद तक किया गया। ये जो बार बार बात उठी जिस पर आज बहुत हंसकर जवाब दिया राजीव कुमार जी ने भी कि लापता जेंटलमैन, अब फिल्म आई लापता लेडीज़, तो बहुत उसका नाम हुआ, चर्चा हुई, उसी तर्ज पे ये मीम बनने लगा कि चुनाव आयोग जो है या चुनाव आयुक्त जो है वो लापता जेंटलमैन है। तो कहीं लगा ऐसा? जेंटलमैन तो बुलाया उनको, जेंटलमैन बुलाया तो जेंटलमैन ही है सबसे पहले, लेकिन लेडीज वो थी बात उधर तो इसलिए जेंटलमैन आई हो गए। कि प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसका जो परसेंटेज था वो बाद में आया, और परसेंटेज जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, तो क्या वो संख्या थी उसको देने को लेकर के लोगों की सांस अटकने लगी, वो भी चुनाव आयोग ने दे दिया तो वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो लापता जो था वो कुछ दिनों की बात थी, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि चुनाव आयोग जेंटलमैन ही है, और नाराज़ ना हो, अभी आगे का काम तो बहुत बचा हुआ है उनका, और ये देश देख रहा है कि भरोसेमंद तरीके से ये काम वो करेंगे। जी जी, अमिताभ जी, ये लापता जेंटलमैन पे आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई तो ठीक लापता है, लगे सोशल वो? मीडिया पे कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं लोग, मनोरंजन के लिए है ये एसेंशियली। अगर लापता होती तो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, अगर सिर्फ हम वेस्ट बंगाल के कुछ सीटों को छोड़ दें तो पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। 64 करोड़ लोगों ने मत दिया है अपना। रेगुलर रियल टाइम बेसिस पर एटलीस्ट वोटिंग परसेंटेज डेटा चुनाव आयोग ने रिलीज़ किया है फेज़ 5 तक। उसके बाद टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स इलेक्टर्स कितने हैं उस सीट पर, वो डेटा भी जो विपक्ष की मांग थी और उसको भी रिलीज़ किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कहा नहीं था कि आपको ज़रूरी है वो रिलीज़ करना, वो भी रिलीज़ किया गया। तो मुझे लगता है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारा जो मिस इन्फॉर्मेशन था सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं जो सवाल विपक्ष उठा रहे थे उसका एक एक करके जवाब दिया है। और जो ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल या लगातार जो शक, वो हर चुनाव में हम देख रहे हैं कि ये होता रहता है, और ये भी आरोप लगते हैं कि जो पार्टी जीतती है फिर उसके लिए वो ईवीएम ठीक हो जाता है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं। पर ईवीएम की सुरक्षा के बारे में भी जो डिटेलिंग बताई गई है कि कितना सुरक्षित है, उससे संतुष्ट लोग होंगे कम से कम, और वो शक दूर हो पाएगा। हाँ, एटलीस्ट लोग होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ऑडियंस है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 2 सेगमेंट है टारगेट ऑडियंस। एक है हम लोग भारत के, और एक है विपक्ष के नेता जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, और एक ग्लोबल ऑडियंस भी है जो इस चुनाव को देख रही है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा मनीषा जी ने कहा ईवीएम के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, कोई फुल प्रूफ कोई भी एविडेंस किसी के पास नहीं है। जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम सही होता है, जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम सही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर के अच्छे से समझाया गया है। और मुझे लगता है कि एक आधा सर्वे में, जैसे CSDS के ही सर्वे में अगर आप प्रीपोल का देख लेंगे तो थोड़ा बहुत ज़रूर उनके सर्वे में आ रहा था कि ECI के ऊपर जो एक ट्रस्ट फैक्टर है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ था। मुझे लगता है इस तरह के रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से ये सारी बातें जो हैं वो न्यूट्रलाइज होती हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया में सबसे बड़ा जो आज के डेट में रिस्क है उसको काउंटर करने में मदद मिलती है। नरेश कौशिक जी, ये ईवीएम के इस्तेमाल होते हुए भी अब समय हो गया। शुरुआत में बहुत सारे सवाल उठते थे ईवीएम को लेकर, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जब चुनाव में इस्तेमाल इसका काफ़ी आम है और बार बार हुआ है, तो अब ये सवाल बंद होने चाहिए कि ईवीएम में किस तरह की टैंपरिंग होती है और कितने लेयर्स की सुरक्षा होती है इसमें, उसको लेकर लोग कम से कम जो वोटर्स है वो संतुष्ट रहेंगे? देखिए, पूरी तरह से तो इस पर जो आलोचना है बंद नहीं होगी, क्योंकि हारने वाली पार्टी हमेशा ये सवाल उठाएगी। लेकिन ये बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये एनेक्डोटल एविडेंस ही है, लोगों के आरोप ही रहे हैं। कोई अभी तक सबूत हमें नहीं मिला है ऐसा ठोस जिससे ये लगे कि ये ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है। और इसका कोई सेंट्रल कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, सब हर ईवीएम ईवीएम इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जरूर है कि करप्शन जरूर हो सकता है, जिसमें यह है कि आपने कुछ जगह पर कुछ चुनाव अधिकारी को रिश्वत देकर कुछ उल्टा सीधा कुछ करा लिया, लेकिन उसकी भी संभावना मुझे लगता है कि ना के बराबर दिखती है। जैसा कि आज चुनाव आयोग ने ये जो विपक्ष की जो मांग को मानकर ये कहा है कि भाई हम CCTV वगैरह का सारा इंतजाम करेंगे, सुरक्षा पूरी रहेगी। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कुछ जगह पर
चुनाव के दौरान ये हुआ है कि ईवीएम पेटियां बरामद हुई हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप पूरे सिस्टम पर, पूरी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। जी। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो महत्वपूर्ण है और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं तो विश्वास भी बढ़ता है लोगों का, कम से कम जो मतदाता हैं कि जो वो वोट डाल रहे हैं वो प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष है और वो सही है। तो इस वक्त एक और खबर आ रही है जिस पर जाना चाहेंगे। इसके आगे बहुत सारे मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, जिन पर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन पहले खबर ये आ रही है कि दिल्ली में सरिता विहार के पास एक ट्रेन है, ताज एक्सप्रेस, जिसमें आग लग गई है, कई बोगियों में आग लगी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हम जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में एक भयानक गर्मी और जो लू है वो भी चल रही है। और यहाँ पर जिस तरह से ये कोचेस जले हैं, सरिता विहार में ताज एक्सप्रेस में आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियाँ इस वक्त मौके पर पहुँची हुई हैं। अभी तक कोई और ज़्यादा जानकारी इस पर नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरों से ये साफ नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। काफ़ी सारी बोगियां जो हैं वो जल रही हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं, इस फिर विस्तार के साथ। मुकेश, देखिए, जो फायर डिपार्टमेंट है उसको जानकारी मिली थी करीब 4:30 बजे की सरिता विहार के पास एक ट्रेन में आग लगी हुई है। इसके बाद दमकल की करीब 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर ये पता चला कि जिस ट्रेन में आग लगी है वो ताज एक्सप्रेस है और सरिता विहार का जो थाना है उसके ठीक पीछे जो रेलवे ट्रैक है दिल्ली से मथुरा वाला, उस पर ये ट्रेन जो है वहां पर उसमें आग लगी थी। करीब 3 बोगियों में आग लगी है अब तक की जानकारी के मुताबिक, और दमकल विभाग के मुताबिक आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और जो कूलिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। राहत की बात यह है कि इस पूरे हादसे में कोई भी यात्री अब तक घायल नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को समय रहते इन बोगियों से निकाल दिया गया था। अभी जो आग लगने की वजह है उसकी जांच चल रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और दमकल की करीब 6 गाड़ियां मौके पर आग को बुझाने का जो प्रोसेस है वो कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आग लगी है उसके बाद जो ये पूरा ट्रैक है, ये ट्रैक जो है वहां पर ट्रेनों का बैकलॉग हो गया है, क्योंकि काफी बिजी रूट है दिल्ली से मथुरा का, आगरा का, ये बहुत ही बिजी रूट है, तो वहां पर ट्रेनों का एक लंबा बैकलॉग हो गया है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह कि इस पूरी घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 3 जो बोगियां हैं ताज एक्सप्रेस की, वो इस आग की चपेट में आई है और समय रहते सभी यात्रियों को उन बोगियों से बाहर निकाल लिया गया था। बड़ी राहत की बात है कि इस वक्त तमाम यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। यहाँ पे बोगियों में आग लगी है लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो ये तुगलकाबाद और ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगी है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। खबरों में 5 की बात में हम लौट कर आएंगे और बात करेंगे चुनावों की। कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले कई तरह के सवाल हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। एग्जिट पोल का ये इशारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर लौट रहे हैं और ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी को 300 के करीब सीटें दे रहे हैं और साथ साथ एनडीए को 350, 360 के लगभग सीटें जो हैं वो मिल रही हैं। ये एग्जिट पोल का इशारा है, लेकिन जाहिर है कि विपक्ष जो है वो इससे संतुष्ट नहीं है और इसको नकार भी रहा है। और विपक्ष का ये कहना है कि ये एग्जिट पोल हैं, जो चुनावी नतीजे जब आएंगे उसका इंतज़ार करना चाहिए। और ये सच भी है कि एग्जिट पोल जो हैं वो एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते और कल चुनावी नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो इशारे हैं उस लिहाज से ये माना जा सकता है कि एनडीए इस वक्त मजबूत स्थिति में है। तो आज हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे जो इन नतीजों से या जो रुझानों से खड़े हो रहे हैं। वैसे तो कई दिनों से चर्चा में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद ये बहुत ठोस ढंग से हमारे सामने आ रहे हैं। हम यहाँ पर 12 बड़े सवालों का जवाब जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि जो 5 बड़े राज्य हैं उसमें एग्जिट पोल का क्या इशारा है। ये भी सवाल है कि दोनों गठबंधन जो हैं वो कहाँ घट रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, और दक्षिण भारत में बीजेपी का क्या हो रहा है। साथ साथ सवाल जो है वो महाराष्ट्र का भी है कि यहाँ पर
विरासत जो है वो किसके पास जा रही है। तो पहले इन कुछ सवालों के हम आप जवाब ले लेते हैं, फिर हम आगे के सवालों पर भी चर्चा करेंगे। एक दक्षिण भारत का सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जो पहला सवाल है उससे शुरुआत करते हैं। हम अमिताभ तिवारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि अब ये जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं अमिताभ, उनका इशारा क्या समझा जाए। एग्जिट पोल्स ज़्यादातर जो है वो इशारा ही करते हैं, ट्रेंड कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ज़्यादातर एग्जिट पोल्स के हिसाब से ये दिख रहा है कि ये सरकार दोबारा लौट रही है। जी, डायरेक्शन जनरली सही होता है एग्जिट पोल्स का कि भाई कौन जीत रहा है। हो सकता है सीट टैली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट डायरेक्शन जनरली सही होता है। अगर आप 2009, 14, 19 देखें तो डायरेक्शन एग्जिट पोल्स ने सही बताया था। अगर आप कह रहे हैं कि भाई 5 बड़े राज्यों में या 5 बैटल ग्राउंड राज्यों में क्या हो रहा है, अगर तो बीजेपी नॉर्मली एक्सपेक्टेड थी कि भाई वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में जहां मैक्स आउट हो चुकी है वहां पर उसकी सीटें घटेंगी। तो वहां सीटें घट रही हैं। अगर आप पोल ऑफ पोल्स भी देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा डेंट हो रहा है, लगभग 12-13 सीटें घट सकती हैं। पिछली बार 41 थे, इस बार 30-31 पोल ऑफ पोल्स दे रहे हैं जी। बट ये कॉम्पनसेट हो रही हैं जो बीजेपी की साउथ और ईस्ट में जो स्ट्रैटेजी थी कि वहाँ पर इनरोड्स करने की। तो बंगाल और उड़ीसा दोनों में अगर आप पोल ऑफ पोल्स देखेंगे तो बीजेपी या एनडीए की टैली, ये बीजेपी ही है लार्जली, बीजेपी की टैली सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिख रही है पोल ऑफ पोल्स में। और अगर साउथ की बात करेंगे तो वहाँ पर क्योंकि अलायंस पार्टनर, एक अलायंस नया हुआ है टीडीपी के साथ, आंध्र प्रदेश में टीडीपी जीतती हुई दिख रही है पोल ऑफ पोल्स में। हालांकि कुछ पोल्स कांटे की टक्कर भी बता रहे हैं। तो वहाँ पर बीजेपी को पोल ऑफ पोल्स में 15 सीटों का फायदा सीधा होता हुआ दिख रहा है। और केरल और तमिलनाडु में भी खाता खुल रहा है। तो साउथ में जो कर्नाटक से लॉसेज एक्सपेक्टेड थे उतने ज़्यादा लॉसेज नहीं बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स के हिसाब से, और आंध्रा में उसका कॉम्पनसेशन हो जा रहा है। तो लगभग 10% सीट भाजपा लूज कर रही है, जो 303 से 10%, जो 30-35 सीटें उसकी घट रही हैं, लेकिन गेन्स कर रही है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु में, जिसकी वजह से पिछली बार से ज़्यादा सीटें हो उसके लिए रही हैं। दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं। मनीषा जी, दक्षिण भारत में जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं वो ये कि गेन ईस्ट में तो है, पर दक्षिण भारत एक गेम चेंजर होगा। नहीं, दक्षिण भारत में वैसे भी कर्नाटक में बीजेपी का और आरएसएस का बहुत ही तगड़ा गढ़ एक रहा है। वहाँ सत्ता भी कई बार आप जानती हैं कि येदियुरप्पा भी वहाँ मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बसवराज बोम्मई वैसे गठबंधन में आए, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की बागडोर संभाली थी निवर्तमान सरकार में। लेकिन 2 नए जो राज्य हैं जहाँ भाजपा ने पहल की है चुनावी, वहाँ वोट शेयर बढ़ने की आशंका है। लेकिन सीटों में आपके पोल्स में भी, पोल ऑफ पोल्स में भी, और हर जो यहाँ एग्जिट पोल भी दिखाए गए और जो ज़मीनी स्थिति भी हमने समझी है, उसमें सीटों में कोई बहुत ज़्यादा, तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने फुटप्रिंट्स वहाँ बनाए हैं और एक तरह से चुनावी पहल वहाँ की है। तो इससे जो ओवरऑल नंबर्स का इजाफा है शायद वो भाजपा को अभी भी ना हो, लेकिन हाँ, चुनावी पहलकदमी जो है वो तमिलनाडु में खास करके, जहाँ जयललिता जी के देहांत के बाद एआईएडीएमके जो है वो एक तरह से मातृविहीन हो गया था और डीएमके का कोई ऑपोजिशन ही नहीं था। तो उस स्पेस में जम के बीजेपी ने अपनी दावेदारी ठोकी है। उसके एलाइज भी हैं, पतकली मक्कल कच्ची खास करके उनका एलाई है। केरल में 3 सीटों पर मात्र उनकी दावेदारी है कि तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, अब पतनीमत्या सीट पर, वो 3 सीटों पर वो कहते हैं। तो अब हमको कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सीटें ऐसी नहीं हैं कि 300 की जो झोली है उसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव दक्षिण से हम देखें। वो थोड़ा बहुत जो होना है वो कर्नाटक से होगा, लेकिन ज़्यादा आंखें जो हैं वो लगी रहेंगी पश्चिम का राज्य महाराष्ट्र, वहाँ क्या हो रहा है, और पूर्व के छोर पर बंगाल और उड़ीसा में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में बहुत साफ नहीं है तस्वीर कि विरासत किसके पास जाएगी और कांटे की टक्कर है, ऐसा कोई स्वीप सा। काफ़ी साफ तस्वीर है, लेकिन उसमें पेच यही है कि जो एक इतने सारे सौतेले भाई बहन हो चुके हैं कि उनको अभी अगर आप बोल दें तो वो एक पारिवारिक झगड़ा सा दिखता है। तो पेच बस मात्र उतना ही है। लेकिन महाराष्ट्र में दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर इन पोल्स का एक दिशा निर्देश है, वहाँ महाराष्ट्र में भी दिशा निर्देश है, और कल जो आएंगे आंकड़े उससे और ये स्पष्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 3 राज्यों में हम देख रहे हैं कि ये बैटल ग्राउंड होंगे या इनमें फेरबदल हम देख सकते हैं, वो तीनों नॉन हिंदी स्पीकिंग लार्जली हैं। खास करके जो रूरल रीजन्स हैं महाराष्ट्र के, एक बांग्ला भाषा, एक उड़िया भाषा, एक मराठी,
और तीनों की भाषाई विविधता के साथ साथ उनकी अपनी आइडेंटिटीज़ का भी सवाल है। तो मुझे पता है कि ये चुनाव जो है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ज़मीन पे जो लोग हैं जिन्होंने अपना मतपेटियों में बंद किया है, तो आज मैं नमन करती हूँ भारत के उन मतदाताओं का जो अपनी आस लगा के बैठे हैं कि उनके लिए ये किधर, तो वही पन्ना, वही पर्ची, वही बीप, लेकिन किसी के लिए उसका मतलब बंगला में निकलेगा, किसी के लिए उड़िया में, कोई उसको मलयाली में समझेगा, कोई उसको मराठी में। तो हमारे लिए बड़ा उत्सव है, बहुभाषाई उत्सव है, और लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बातें भी अगर बोल रहे हैं तो हम उसको समझने की चेष्टा करेंगे। सवाल एक तो महाराष्ट्र का, मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी कि महाराष्ट्र में विरासत किसके पास रहेगी, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए ये चुनाव अभी किस तरह का दिख रहा है, उसके जो मुद्दे हुए वो हिट रहे या फ्लॉप रहे, कितना कारगर रहे उसके मुद्दे। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी हमें कल तक का इंतजार करना होगा कि ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को आगे दिखा रहे हैं, काफी आगे, यानी 355 तक सीटें उनको देने की, और कुछ तो 400 तक की बात कर रहे हैं। तो ये कहना होगा, लेकिन ये भी हमें जानना चाहिए कि एक दो ओपिनियन पोल्स, जनमत संग्रह ऐसे हैं जो इनसे सहमत नहीं है। जैसे एक रुद्रा सर्वे है महाराष्ट्र का, वो तो वहाँ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बड़ा बहुमत दे रहा है। इसी तरह से केरल में मलयालम मनोरमा का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता वहाँ केरल में नहीं खुलने वाला, और जिन 3 सीटों की वो बात कर रहे हैं उनमें से एक भी उनको शायद इस बार नहीं मिलेगी, लेकिन वोट शेयर उनका जरूर बढ़ेगा, जो कि अपने आप में काफी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कल तक कि असल में कौन सही है। लेकिन ये बात माननी होगी कि अगर ये जनमत संग्रह, ये पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से भी जो कह रहे हैं हम 350 से ऊपर एनडीए को मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लैंडस्लाइड जैसी स्थिति आ रही है, जिसकी कोई बात इस चुनाव के प्रचार के दौरान नहीं कर रहा था, बल्कि लोग कह रहे थे कि सीटें कम होंगी। तो ऐसी स्थिति में हमें ये मानना होगा कि तब जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन था, उसने, मैं समझता हूं कि जनता के मूड को समझने में मुझे लगता है कमी उनकी रही है। ठीक है, तो अमिताभ जी, आप इससे अग्री करते हैं कि जनता का मूड समझ नहीं पाए लोग, और ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे प्रचार के दौरान कि कुछ सीटें कम हो सकती हैं, जीतेंगे, सरकार तो बनेगी पर सीटें, पर अभी अगर हम इसको माने, स्पेक्युलेटिव है, पर माने कि ये सही है ट्रेंड, तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा है और एक लैंडस्लाइड ही दिख रहा है। और उसमें एक सवाल जोड़ दूं कि इसमें जो सहयोगी हैं बीजेपी के, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं? बीजेपी अपने दम पे मजबूत होती दिख रही है या सहयोगियों का सहारा उसके लिए कुछ काम किया है? देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन को पहले समझा जाए तो बीजेपी की सीटें, अगर आप पोल ऑफ पोल्स की बात करेंगे तो पिछली बार से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रही हैं, यानी बीजेपी मजबूत हो रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना में बीजेपी कोई अलायंस पार्टनर नहीं है जहां वो मजबूत हो रही है, जहां वो पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत रही हैं। अब महाराष्ट्र में जहां उसकी सीटें कम हो रही हैं, वहां पर घटक दलों की सीटें कम हो रही हैं। बिहार में सीटें कम हो रही हैं, लार्जली जेडीयू एलजेपी की कम हो रही है। तो घटक दलों का प्रदर्शन पिछले 2019 के कंपैरिजन में कमज़ोर रहा है, लेकिन वहीं टीडीपी, एक जो नया घटक दल है, वो ज़्यादा सीटें जीत करके आ रही है। जेडीएस भी अच्छा खासा प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। और जब ये, क्या हम लोग या बहुत सारे लोग ग्राउंड सिचुएशन को रीड नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा होता है कि बीजेपी को तो सिर्फ 40% ही वोट शेयर है, तो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको डिसकंटेंट, डिसइल्यूजनमेंट दिखेगा, लेकिन वो 60% वोट जो है वो एक पार्टी को नहीं मिल रहा है, वो कांग्रेस को भी मिल रहा है, क्षेत्रीय दलों को मिल रहा है, इंडिपेंडेंट्स को मिल रहा है, स्मॉलर पार्टीज को मिल रहा है। तो जो एक तरह से एंटी बीजेपी या एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है वो डिवाइड हो रहा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, वेव जब भी होता है तो ऐसा विजिबल नहीं होता क्लियरली कि अरे बहुत सारा वेव। हमने तो मध्य प्रदेश में देखा था, क्या वेव है क्या वेव है, पूरा उल्टा वेव का रिजल्ट आ गया, पूरा उल्टा हो गया रिजल्ट, है ना। तो साइलेंट वेव कई बारी होता है, और महिलाएं और लाभार्थी तो चुपचाप जा करके जिस भी दल को वोट दे रही हैं
वो देती हैं। सर्वेज में भी उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उसके ऊपर भी बहुत सारा अभी डिबेट शुरू हो गया है कि महिलाओं का जो तो इस पे लौटेंगे हम कि महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और लाभार्थी योजनाओं का, पर आपसे एक छोटा सा इसके ऊपर कमेंट अगर आप ऐड कर दें कि आपको लग रहा है कि साइलेंट वेव था जो हम एक तो भापे नहीं और दूसरे की एंटी बीजेपी वोट बहुत डिवाइड हो गया है। नहीं, मैं बहुत जम के ग्राउंड पे काम करती हूँ तो मुझे दोनों बातें दिखती हैं। इनफैक्ट मैं आने के पहले अपने पढ़ रही थी जो हमारे पास क्वालिटेटिव इंटरव्यू रिजल्ट्स हैं, उसमें जो मतदाता हैं वो सीधे तरीके से, और ख़ास करके बिहार में, झारखंड में, जहाँ मेरे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स मैंने लीड किए, वहाँ मतदाता बीजेपी को राइट ऑफ नहीं करते हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में, और इसको लेके मैंने एक बहुत कुशल पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, उनको भी मैंने इस बात पर उनको खंडन किया था कि ब्रांड नरेंद्र मोदी कहीं कमा नहीं है। वो लोग भी जो समझ रहे हैं कि किन्हीं कारणों से वो कहीं और भी मत देना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स हैं या योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनके इमेज के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं की जाती हैं। तो ये अब इन बातों से नकारा नहीं जा सकता कि जहाँ थोड़ी डिसकंटेंट भी है, अग्निवीर पे फॉर एग्जांपल एकदम से सर्वे फॉर्म्स आफ्टर सर्वे फॉर्म्स में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से जो वोटर है वो लांछन लगाते हुए बोलने का काम नहीं करता है और काफ़ी बातों में स्वीकारता है। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य के सरकार की लाभार्थी योजनाएं अगर हैं तो उनका भी जिक्र करना जो है वो भूलता नहीं है। तो भारत का मतदाता जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, उसको ऐसा मत समझिए कि वो आज ताले में और बक्से में अगर बंद हो गया है तो उसके बिहाफ पे हम ज़्यादा उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं। बहुत ही चिंतन के साथ और बैलेंस के साथ वो अपनी बातें आगे रखता है। उससे ये बात है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं भी फीका नहीं पड़ा है, वो बरकरार है और मोदी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में भी। इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास इस चर्चा के लिए। सवाल बहुत सारे और भी हैं कि जो जाति का एक के सवाल उठता है वो किस तरह का असर डाल रहा है, मुसलमान वोटर्स जो हैं वो किधर गए हैं, महिलाओं के वोट जो हैं वो किधर गए हैं, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये तमाम सवाल के लिए वक्त होगा कल भी चर्चा करने का, पर अभी के लिए इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं और दूसरी खबरों के साथ लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। और अब खबर मनीष सिसोदिया की। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में और ज़मानत याचिका के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसके ऊपर अब कल सुनवाई होनी है। शराब घोटाले में ज़मानत याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की केस में उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी और अब इसी ज़मानत याचिका के खारिज होने के मामले में उन्होंने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर की सुनवाई कल होगी। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं और उनकी ज़मानत याचिका हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। इसी मामले में अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपनी ज़मानत याचिका के साथ।